हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और इस सेशन में हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो एक सब्जेक्ट होता है मेजरमेंट, जहां से बहुत ज्यादा एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। किसी भी जेई एग्जाम को देख लें, किसी भी स्टेट जेई को आप देख लें, ये इस टॉपिक से आपको अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं जेई एग्जाम में वो थ्योरेटिकल होते हैं। इसी पर्पज से इस बार मैं जो आपको रिविजन कराने जा रहा हूं उसमें थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा इन्वॉल्व है, वो एक क्वेश्चन फॉर्मेट में है। मतलब जैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसी को चीजें लेके मैंने यहाँ पे चीजें कवर कराई हैं। तो जैसे अगर हम सेशन को स्टार्ट करें ज्यादा टाइम को डिले किए बिना, तो हम चीजों को देखते हैं। जैसे एक प्रश्न हमारे पास बनता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं कौन सा, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो आप इस चीज को ऐसे समझिए कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज होते हैं लेबोरेटरी में, उसको हम लोग एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी हो गई, जैसे कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर आपका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट अगर कभी आपसे प्रश्न बनता है कि क्या होता, तो आप इसको बड़े आसानी से आंसर कर सकते हो कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो हम उसको बाद में स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये एक प्रश्न एग्जाम में बनता है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज अ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ये भी चीज आपको याद रखनी है ना। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा चीजें याद करने वाली हो सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें है ना, तो थ्योरेटिकल में थोड़ा चीजें हमको याद कर सकते हैं। और ज्यादातर जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ना, वो आज के ट्रेंड में जो प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं ना, उनका निचोड़ है ना। ज्यादा मैं फालतू की चीजें आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में करा दिया। यहाँ पे डिटेल में नहीं करा रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में चीजें बता रहा हूं। फिर बनता है प्रेशर गेज, जो होता है ना वो किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, तो वो हमारा एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। आप इसको ऐसे याद रखो कि जो हमारा प्रेशर गेज है वो प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होगा, और उसके स्टार्टिंग में हम लोग एक ट्रांसड्यूसर लगाते हैं। जब ट्रांसड्यूसर लग गया मतलब वो एक तरह से हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। प्राइमरी मतलब डायरेक्ट हम चीजों को मेजर कर ले, तो वो हमारा हो जाएगा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट जहां पे हम लोग स्टार्टिंग पोर्शन पे किसी ट्रांसड्यूसर का यूज कर लें, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग मेजरमेंट टू चेक द क्वालिटी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट इज कॉल्ड। किसी भी इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस चेक करना है, क्वालिटी चेक करना है और रिलायबिलिटी कितना भरोसेदार है वो इंस्ट्रूमेंट, वो इक्विपमेंट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिंग बोलते हैं, है ना। बड़ा सिंपल सा वर्ड है कि टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज की हमको परफॉर्मेंस चेक करनी है, रिलायबिलिटी चेक करनी है, क्वालिटी चेक करनी है, उसके लिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिंग बोलते हैं। एग्जाम में पहले प्रश्न बन चुका है। इफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज ए, हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ए है, कंट्रोलिंग टॉर्क इज बी, दो प्रकार के टॉर्क हमको बताए गए हैं ए और बी, डैम्पिंग टॉर्क इज सी, तीन प्रकार के टॉर्क बताए गए हैं। देन फॉर एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ए इक्वल्स टू बी, तो किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए फॉर स्टेशनरी पॉइंटर, मतलब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा इस मान लीजिए पॉइंटर है, ये हमारी आपकी फाइनल वैल्यू है, मैं इसको मान लीजिए 80, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास टीडी लगता है पॉइंटर में, जिसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यहाँ पे हमारा आता है क्या, टीसी। तो याद रखना फॉर स्टेबल वैल्यू या फिर एट फाइनल वैल्यू, जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है किसका किसका, हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड और जो कंट्रोलिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड है, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी डेड बीट, जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, उसके रिस्पॉन्स को अगर हम देखें तो हम उसको डेड बीट बोलेंगे। उसका किस प्रकार का रिस्पॉन्स होगा, तो याद रखना जो हमारे इंस्ट्रूमेंट का जो रिस्पॉन्स है ना, वो ऐसा कुछ आता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो ऐसा कुछ आ गया, कैसा, मैं आपको बना के दिखाता हूं। अगर मान लीजिए हमारा रिस्पॉन्स ऐसा कुछ आ गया, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प रिस्पॉन्स, जहां पे जीटा इक्वल टू 1 हो जाता है।
इस प्रकार के रिस्पॉन्स को हम लोग डेड बीट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऑसिलेशंस नहीं आते। ऑसिलेशंस आते तो हम उसको डेड बीट नहीं बोलते। यहाँ पे जो बीट है वो डेड है, आप इसको ऐसे याद कर लो, है ना। इसमें जो ऑसिलेशंस है वो डेड है, इस वजह से इस प्रकार के रिस्पॉन्स को हम लोग डेड बीट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। याद रखना है ना, चीजें इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी अंडर डैम्प। यार मैंने आपको बताया कि जो हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो डैम्पिंग है वो कैसी होनी चाहिए, तो वो बहुत हाई डैम्प नहीं होगा, क्योंकि अगर हाई डैम्पिंग हम प्रोवाइड कर देंगे ना तो मीटर का रिस्पॉन्स बहुत स्लजिश हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। हम मीटर के रिस्पॉन्स को स्लो नहीं बना सकते हैं, तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो ओवर डैम्प नहीं होना चाहिए, क्रिटिकली डैम्प भी नहीं होना चाहिए, क्रिटिकली डैम्प से थोड़ा सा कम होना चाहिए, मतलब वो अंडर डैम्प होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर कोई भी प्रश्न पूछ भी ले कि जीटा की वैल्यू प्रेफरेबल क्या, तो क्या बोलोगे, जीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितना होना चाहिए, अबाउट कितना होना चाहिए, तो जीटा की वैल्यू आपकी 0.8 से लेके 0.9 होनी चाहिए, है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। किसी भी आइडियल इंस्ट्रूमेंट में हमारा जो जीटा की वैल्यू कितना हो जाए, 0.8 से लेके 0.9। टू एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर सेंट, मतलब RSH की वैल्यू तो क्या होती है, बहुत कम होती है। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर मल्टीप्लाई, जिसको हम बोलते हैं RSE, इन दोनों का जो रेशियो होगा कितना होगा। तो बड़ा सिंपल सी कहानी बनती है यहाँ पे कि RSS तो होता है लो वैल्यू, और लो वैल्यू को आप डिवाइड कर रहे हो किससे, RSE से, मतलब हायर वैल्यू से। तो लो अपॉन हाई कितना होता है, वेरी वेरी स्मॉल, कितना हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। तो ये हो जाएगा क्या, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। ये सब एग्जाम में पहले कभी ना कभी प्रश्न बन चुके हैं। The ratio of change in output towards the change in input at a steady state condition for a given measuring system is referred as change in input to output। जो हमारे आउटपुट और इनपुट में जो रेशियो में जो चेंज आया है ना, उनको जो हम रेशियो बोलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। ये तो सबको पता है, दोबारा बताने की बात नहीं है। डैश डैश इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज्ड फॉर करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लो डीसी। अगर छोटा सा डीसी का वोल्टेज आपको मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डीसी पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं। तो ये प्रश्न भी याद रखना कि अगर हमको छोटा सा डीसी वोल्टेज मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, डीसी पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। एक और प्रश्न बनता है कि जो मेजरमेंट है ना उसका पर्पज क्या है। ऐसा एग्जाम पहले कई प्रश्न बनाए, तो याद रखना किसी भी सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए मेजरमेंट, हम लोग किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हैं, क्यों करते हैं, जो वो सिस्टम है जिसका हमने मेजरमेंट लिया उसको इंप्रूव करने के लिए। हम एक्सीडेंट नहीं चाहते, तो एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि भाई इसमें जो करंट है 10 एम्पीयर ज्यादा ना जाए, अगर इससे ज्यादा जाएगी तो डैमेज हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, याद रहेगा ना। और तीसरा पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। हम साइंस और इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट के लिए भी मेजरमेंट का उपयोग करते हैं। फिर एक और प्रश्न बनता है, द डिफरेंस इन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। बिल्कुल यूनिवर्सल चीजें हैं ये, तो सबको याद हो गई होंगी। मापी गई किसी राशि के मापित मान और वास्तविक मान के बीच के अंतर को कहा जाता है तो स्थैतिक त्रुटि या फिर स्टैटिक एरर बोलते हैं, या फिर इसको एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। If an instrument has zero drift, the magnitude of error will be। अगर एक इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो ड्रिफ्ट आती है वैल्यूज में, अगर वो जीरो है तो किस प्रकार में उसमें एरर है, जब उसके रिस्पॉन्स में ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है तो उनका एरर भी जल्दी चेंज नहीं होगा ना। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका ड्रिफ्ट जीरो है तो उसका एरर भी तो कांस्टेंट होगा ना। तो यही बात है कि उसका एरर भी यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। हम लोग जनरली देखते हैं कि जब हम लोग एनालॉग मीटर पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं ना, कैसे मान लो हमारी एक रीडिंग है, मान लो हमारी ट्रू वैल्यू है, हमारा पॉइंटर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना, ट्रू वैल्यू पे होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो 10 एम्पियर है, ये 9 एम्पियर है, यहाँ पे 11 एम्पियर, तो हमारा पॉइंटर मान लो अगर 9 पे है तब भी वो अगर हम यहाँ साइड से देखते हैं, है ना, तो हमको लगता है कि पॉइंटर 10 पे है। तो एक प्रकार की क्या है, एरर है, जिसको हम बोलते हैं जो आंखों के कारण हुई है ना। लेकिन
एक्चुअली में जो एरर हुई है किसकी वजह से, कि हम उसको परपेंडिकुलर नहीं देख पा रहे हैं एग्जैक्टली, तो इस वजह से जो एरर होती है उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर, या फिर इसको हम लोग पैरालैक्स एरर भी बोलते हैं, है ना। तो ये एक सिस्टमैटिक एरर में आता है, इसको लोग ह्यूमन एरर में ऐड कर देते हैं। तो ये बात भी तो ध्यान भी देना होगा ना कि ये हमारी किस प्रकार की एरर है, ये एक हमारी पैरालैक्स एरर है, ये हमारी एक सिस्टमैटिक एरर है, ये ग्रॉस एरर नहीं है, मतलब इसमें ह्यूमन की मिस्टेक नहीं है, हमारी आंखों से गलती हुई है क्योंकि ये हमने उसको परपेंडिकुलर नहीं देखा है इस वजह से, है ना। तो वो ग्रॉस एरर में काउंट नहीं होगा। एरर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक इन रीडिंग और रीडिंग यूजिंग इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड, जो भी गलतियां, जो भी त्रुटि इंसानों के द्वारा हो, मानव के द्वारा हो, मानव की गलतियों की वजह से हो, उसको हम लोग ग्रॉस एरर बोलते हैं। The smallest change in the input signal that can be detected by an instrument is called resolution। मतलब अगर हम छोटा सा भी चेंज अगर मेजर कर पा रहे हैं ना, उस छोटे से चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं। ऐसे अगर आपको पता होगा, मैंने एग्जांपल बहुत बार लिया है कि आपके पास एक स्केल है 10 सेंटीमीटर की, उसमें 10-10 डिवीजन है 1 सेंटीमीटर के बीच में, तो जो स्मॉलेस्ट चेंज है वो कितना है, 10.1, 10.2, 0.1, 0.2 कितना डिफरेंस है, 0.1 का डिफरेंस है, तो वही हमारा स्मॉलेस्ट चेंज कहला जाता है, ठीक है ना। तो अगर इसको याद करने का तरीका भी याद रखो तो कैसे बोलोगे, कभी निकालने के लिए बोला गया तो याद रखना FSD, जो आपकी FSD वैल्यू होती है, अगर हम उसको नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दें, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दें, तो उससे हमको रेजोल्यूशन की वैल्यू मिल जाएगी, हम लोग रेजोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और चीज होती है कि हमारे पास बहुत प्रकार की स्केल होंगी, ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे अपने इस सब्जेक्ट में, जैसे कि हम लोग लीनियर स्केल पढ़ेंगे, हम लोग स्क्वायर स्केल पढ़ेंगे, हम लोग वहां पे लॉगरिथमिक स्केल भी पढ़ेंगे। तो इतना याद रखना, जो सबसे ज्यादा रेंज होती है, हायर वैल्यू जो होती है, वो लॉगरिथमिक स्केल की होगी, क्योंकि वहां पे चीजें 10 के बेस पे चेंज हो रही है ना। स्क्वायर में क्या कि पहली वैल्यू 1 है, 2 है, 4 है ना, फिर आपका 8 है, मतलब उस बेस पे चेंज हो रही है, स्क्वायर बेस पे। लेकिन लॉगरिथमिक में तो आपका क्या हो रहा है, 10 के बेस पे चीजें चेंज होती जा रही हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा लॉन्ग स्केल हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट बनता है, डेड टाइम का मतलब क्या होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब हम लोग रीडिंग लेते हैं ना, तो हमें रीडिंग पॉइंटर के मूवमेंट के पहले कुछ टाइम लगता है। हमने इनपुट दिया अपने मीटर को, मीटर हमारा मतलब पॉइंटर हमारा अभी भी 0 पे है, उसको 0 से एक फाइनल वैल्यू पे जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं किया, कुछ टाइम वहां पे लग जाता है। उसी स्टार्टिंग के टाइम में जो हमारा रेस्पॉन्स ले रहा है ना, फाइनल वैल्यू सेटल होने में, उस टाइम को हम लोग डेड टाइम बोलते हैं। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न बनता है, ऐसा कौन सा एरर है जो हमारा सिस्टमैटिक एरर में काउंट होता है। ये भी RRB जे में पहले प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखना, जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, जो इंस्ट्रूमेंट से जो एरर होगी वो हमारी सिस्टमैटिक एरर है। इन्वायरमेंट की वजह से जो एरर होगी वो भी हमारी सिस्टमैटिक एरर है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर इन्वायरमेंट की वजह से एरर हो रही है ना, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इनकी वजह से एरर हो गई है, तो इसमें सिस्टम की, मीटर की क्या गलती है, तो उसको हम सिस्टमैटिक एरर क्यों बोलते हैं। तो भाई आप इस चीज समझो कि टेम्परेचर बढ़ा, उससे मीटर ही तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया ना, मीटर तो इतना सेंसिटिव रहा उस टेम्परेचर के लिए, तो ये सिस्टमैटिक एरर कहलाएगी, है ना। इसको आप रैंडम एरर में नहीं जोड़ोगे, आप इसको ह्यूमन एरर में नहीं जोड़ोगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या, एक सिस्टमैटिक एरर है। सिस्टमैटिक एरर वो एरर है जो सिस्टमैटिक वे में एक सिस्टम के साथ हो, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। और ऑब्जर्वेशनल मैंने पहले बताया कि जो पैरेलैक्स एरर है वो हमारी एक इंस्ट्रूमेंटल एरर है, या फिर हम बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर है। जो भी एरर ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर को लेने के बाद बच जाती है, इनके बाद जो एरर होती है उनको हम लोग रैंडम एरर बोलते हैं। एक प्रश्न और बना था, शायद से SSC जेई में बना था, मैंने बहुत बार बताया भी है कि रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है, ये दो चीजें। तो ये मैंने बताया कि ये प्रिसीजन के ही टाइप है। रिपीटेबिलिटी में जो हम चीजें आपको बार बार मेजर कर रहे थे वो एक ही जगह पे कर रहे थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे रिप्रोड्यूसिबिलिटी में अलग अलग जगह, अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग वैल्यूज चेक कर रहे थे, बार बार रीडिंग ले रहे थे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी में, और ये दोनों ही प्रिसीजन के टाइप्स हैं, ठीक है। ओके,
एरर डिटेक्टर इज ऑल्सो नोन एज, आपको पता होगा कंट्रोल सिस्टम में या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग बहुत बार देखे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल सिस्टम में एक ऐसा बॉक्स बनाते हैं ना, प्लस माइनस वाला, इसको हम बोलते हैं क्या, समर, या फिर हम इसको बोलते हैं कंपैरेटर भी बोलते हैं ना। तो रखना, जो एरर का डिटेक्ट करने के लिए हम जो यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, कंपैरेटर का यूज करते हैं, है ना। जो समिंग पॉइंट है एक प्रकार से वो कंपैरेटर है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। एक छोटा सा और पॉइंट बनता है, अ सेट ऑफ रीडिंग हैज अ वाइड रेंज एंड देयरफॉर इट हैज, एक मेरे पास मीटर है, उसकी जो रीडिंग्स मैंने ली, कुछ सेट ऑफ रीडिंग्स ली, मान लो मैंने उसकी 50-60 रीडिंग ले ली, और रीडिंग लेने के बाद मैंने क्या पाया कि उनकी जो रीडिंग्स में बहुत ज्यादा गैप है, एक 10 है, एक 5 है, एक 17 है, तो इतना ज्यादा गैप आ रहा है, इससे मैं क्या कहां पे इंटरप्रिटेट करूंगा, तो मैं यही बोलूंगा कि भाई उनमें जो सेट ऑफ रीडिंग्स है ना, उनके बीच की जो क्लोजनेस ज्यादा नहीं, मतलब उनका जो प्रिसीजन है वो हाई है या लो है, तो हम बोलेंगे उनका लो प्रिसीजन है। इन अ मेजरिंग सिस्टम डैश डैश आर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिजायरेबल, हमको अपने मेजरिंग सिस्टम में कौन कौन सी चीजें चाहिए, है ना, ऐसी कौन कौन सी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें चाहिए एक मापन प्रणाली में, डैश डैश जो वांछनीय स्थैतिक विशेषता है, तो हम क्या बोलेंगे, हमको अपने इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है ना, तो एक्यूरेसी में ले लिया। अगर हमने एक्यूरेसी लिया है, तो मैंने ये चीज बार बार बताया कि एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका सेंसिटिविटी है, तो आपको सेंसिटिविटी भी चाहिए होगा। फिर बात आती है प्रिसीजन में, प्रिसीजन के दो चीजें होती हैं, एक रिपीटेबिलिटी, एक रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ज्यादा क्या चाहिए आपको, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो ये तीन चीजें हैं जो कि हमको अपने इंस्ट्रूमेंट में चाहिए। करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर इज, द एरर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये चीज भी अच्छी एक पॉइंट बनता है यहाँ पे। ज्यादातर जो हमको पता है कि सिस्टमैटिक एरर वो एरर होती है जो सिस्टम के द्वारा होगी, जिसमें इंस्ट्रूमेंट की गलतियों की वजह से एरर होगी, उसको हम लोग सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं, इतना हमको पता था। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि सिस्टमैटिक एरर क्या है, उसमें ऑप्शन नंबर ए होगा कि वो एरर, या ऑप्शन नंबर बी, ऐसा कोई ऑप्शन होगा, वो एरर जिसको हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट को देख के बता सके। आप इस चीज को समझो, सिस्टमैटिक एरर सिस्टम से हो रही है, तो जो मीटर बना रहा है वो लिख के बता सकता है ना कि भाई इसमें इतनी इतनी एरर है, तो आप डिटेल्स, जो एक इंस्ट्रूमेंट लो उसकी डिटेल्स देखो और उस डिटेल से आप उसकी एरर बता पाओ, उसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। द एक्यूरेसी ऑफ मीटर इज डिटरमाइंड बाय डैश डैश डिफ्लेक्शन, ये चीज आपको बहुत बार पता होगी कि एक्यूरेसी की जगह हम लोग बहुत बार यूज करते हैं GAE, गारंटीड एक्यूरेसी एरर, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, AM माइनस AT अपॉन FSD, ठीक है ना, इंटू 100। तो ये आपका किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ GAE, गारंटीड एक्यूरेसी एरर, या फिर हम इसको एक्यूरेसी क्लास भी बोलते हैं। और अगर बोलो आपको कि आपका लिमिटिंग एरर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलोगे, AM माइनस AT अपॉन AT यहां पे होता है। तो अगर हमारे पास पूछा गया कि जो एक्यूरेसी है मीटर की, वो हम किसके थ्रू डिटरमाइन करते हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू के बेस पे हम उसको डिटरमाइन करते हैं। तो द एक्यूरेसी ऑफ अ मीटर डिटरमाइंड बाय व्हाट, फुल स्केल वैल्यू, ठीक है। ये प्रश्न तो 1000 बार आया हुआ है कि दो मीटर है, एक मीटर एक्स है, एक मीटर बी है। मीटर जो एक्स है वो 40 मिली एम्पियर करंट लेता है फॉर पॉइंटर डिफ्लेक्शन, और दूसरा मीटर था 50 मिली एम्पियर फॉर पॉइंटर डिफ्लेक्शन। तो ज्यादा सेंसिटिव क्या होगा, तो मैंने बहुत बार बताया कि आपके पास दो इंसान हैं, ठीक है, आपके पास प्लेट में पोहा है, एक पर्सन जो है वो एक चम्मच बता रहा है पोहा कैसा है, और दूसरा पर्सन पूरा पोहा खा के बता रहा है कि पोहा कैसा बना है। तो आप क्या बोलोगे, ज्यादा सेंसिटिव कौन है, जिसने एक बार बता दिया, एक चम्मच खा के, बढ़िया नमक कम है, तेज नमक, जो आपकी मिर्ची ज्यादा है ना, तो आप उसको क्या बोलोगे, हाईली सेंसिटिव। जो पूरा प्लेट पोहा खा गया उसके बाद बता पाए कि भाई नमक कम है, उसका क्या ही मतलब है ना, तो हम क्या बोले, जो जितना कम कंज्यूम करेगा वो उतना सेंसिटिव होगा। जैसे मैंने अपने केस में क्या बोला, जिसने एक चम्मच खाया और बता दिया, वो हमारा हायर सेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमको मेजरमेंट में यही तो चाहिए भाई कि हाईली सेंसिटिव हो। अगर आप ये सोचो कि आप मेजरमेंट करवाने के लिए अपने बॉडी में एक मेजरमेंट होता है CBC चेक, जिसको हम टेस्ट बोलते हैं, है ना, आप वो कराने गए, आपके बॉडी से पूरा ब्लड निकाल ले,
बोले कि भाई आपको कुछ नहीं है, आप नॉर्मल हो, तो क्या मतलब, मेजरमेंट करने का मतलब ये होता है ना कि भाई हमारे सिस्टम में से कम चीजें डिटेक्ट की जाए। पूरा खा जाओगे उसको हम क्या बोलेंगे, अगर लोडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा कर दोगे तो कोई सेल्स थोड़ा ना रह जाएगा। ठीक है। द डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी अमॉन्ग सेवरल इंडिपेंडेंट मेजरमेंट ऑफ सेम ट्रू वैल्यू अंडर रेफरेंस कंडीशन इज नोन एज प्रिसीजन, है ना। एक ही वैल्यू को बार बार मेजर करना, डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी हमारा क्या कहलाता है, प्रिसीजन कहलाता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर ऑफ एक्यूरेसी क्लास, तो जो हमारे इंडस्ट्रियल जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं हम उसमें ज्यादा एरर अलाउ नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि वो मीटर को बनाने वाले भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, है ना, कैसी भी इंडस्ट्री हो सकती है, वहां पे एरर बहुत कम होने चाहिए। उस वजह से हम लोग जो एक्यूरेसी क्लास लेते हैं वो बहुत कम लेते हैं, 0.1 या फिर 1, उससे ज्यादा हम लोग गारंटी एक्यूरेसी एरर को अलाउ नहीं करते। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड मतलब होता है कि हम अपने मीटर से कितनी स्मॉलेस्ट वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं आपका थ्रेशोल्ड। क्या बोलेंगे, द स्मॉलेस्ट सिग्नल दैट कैन बी डिटेक्टेबल आउटपुट दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। फिर एक और प्रश्न बनता है कि द वोल्टेज अक्रॉस इन इंपिडेंस is measured by voltmeter having input impedance comparable with the impedance causing an error in the reading is known as। तो क्या बोलोगे, एक आपके पास इंपिडेंस है, उसके अक्रॉस आपको वोल्ट मेजर मतलब वोल्टेज मेजर करना है। एक इंपिडेंस है, उसके अक्रॉस आपको वोल्टेज मेजर करना है, उसके आपने वोल्टमीटर का उपयोग किया है। ठीक है। अब जो भी आपने वोल्टमीटर का उपयोग किया उसका भी इंपिडेंस है, और वो जिस इंपिडेंस से आप मेजर कर रहे हो वो दोनों आपस में कंपेरेबल है, मतलब आसपास की वैल्यू के हैं। तो वहां पे हमको एक एरर देखने को मिलती है। इसको मैंने आपको एग्जाम में, मतलब जो आपकी क्लासरूम है वहां पे मैंने एक पॉइंट के फॉर्म में भी कराया हुआ है, तो याद रखना, उसको हम बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट एरर, है ना। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। एरर इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा कॉज इन्वायरमेंटल एरर। जो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, वो कौन सी एरर करेंगे हमारे इंस्ट्रूमेंट में, तो वो हमारी एक इन्वायरमेंटल एरर करेंगे। ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई जो कि मैंने आज बिल्कुल बेसिक्स के बारे में बताया मेजरमेंट के। कल मैं आपको बताऊंगा जो हमारा मेजरमेंट में जो एमीटर और वोल्टमीटर आता है उसमें कैसे कैसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग के कमेंट्स ज्यादा नहीं देख पा रहा हूँ, स्टार्टिंग मैंने आपके कमेंट्स देखे, लास्ट में एक बार मैं आपके कमेंट और देख लूंगा, क्योंकि कमेंट पढ़ने से टाइम ज्यादा थोड़ा मतलब डिस्टर्ब होता है। ये मेरे पास एक फीडबैक आया है स्टूडेंट्स का ही, तो मैं ज्यादा आपके कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं चीजों को बहुत बेसिक से ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको सारी चीजें समझ में आए। तो तब भी अगर आपको कुछ डाउट आता तो आपके पास डेडिकेटेड ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, आप अमर ज्योति प्राइम का जो ऐप है वहां पे भी जाके चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो इन सभी मीडियम के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो, अपना जो डाउट है वो रख सकते हो। ठीक है। या फिर आपके पास मेरा पर्सनल नंबर होगा, आप वहां पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो। तो जो भी आपकी चीजें आप सजेशन देना चाह रहे हो वो दे सकते हो वहां पे। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मेरा मानना भी यही है कि ज्यादा क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से सीरियस स्टूडेंट्स भी होते हैं ना जो यही चाहते हैं कि कम समय में हमको ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल पाए। अगर हम वहां पे बहुत सारी चीजें फालतू की डिस्कस करेंगे तो उनका भी डिस्टर्बेंस यहाँ पे होता है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।